Hello and welcome to Bapal Banking Classes. Before we start the video, please go through a disclaimer that this video is for educational purposes only. तो आज हम लोग यूनिट 21 जो कर रहे थे उसका पार्ट 2 करेंगे। अब हम लोग पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक तक बात कर चुके थे, बात करेंगे अब कोऑपरेटिव बैंक की। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका सोसाइटी एक्ट 1904 है, 1904। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 ये एक्ट है जो इसको गवर्न कर रहा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये सब गठित हो रही थी, गवर्न नहीं कर रहा है, गठित हो रही थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उसके बाद 1912 जो है उसने इस नीड को रिकग्नाइज किया कि इस्टेब्लिश करना होगा न्यू ऑर्गेनाइजेशन, किस पर्पज़ के लिए, सुपरवाइज ऑडिट और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट है उसकी सप्लाई के लिए। कोऑपरेटिव बैंक के कितने टाइप हुए, दो बेसिकली इनके ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है रूरल, एक है अर्बन। रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो फ्री फाइनेंस प्राप्त करते हैं, कहाँ से, नाबार्ड से। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको फर्दर शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऐसे डिवाइड किया गया है। तो रूरल अर्बन में दो पार्ट में पहले होगा। रूरल का रीफाइनेंस कहाँ से आ रहा है, नाबार्ड से, और रूरल को उसके बाद शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग टर्म क्रेडिट ऐसे डिवाइड कर दिया गया। तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को नाम से पता चल रहा है फुलफिल करते हैं रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और इनका तीन टीयर यानी त्रिस्तरीय इनका जो होता है स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पहला होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि हर स्टेट का होता है। फिर ये क्या होते हैं, ये शेड्यूल भी, मतलब या तो शेड्यूल भी हो सकते हैं नॉन शेड्यूल कैसे भी हो सकते हैं, बट इनको लाइसेंस चाहिए बैंकिंग का। फिर उसके उसके नीचे सेकंड टीयर पे आते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होते हैं। ये नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं बट इनको लाइसेंस चाहिए होता है। और थर्ड आता है उसके बाद जो थर्ड टीयर है, तीसरा जो स्तर है पायदान है वो क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये विलेज लेवल पर होते हैं, ठीक है, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कवर नहीं होते हैं। तो तीनों डिफरेंस याद रखिएगा, पहला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल या नॉन शेड्यूल कुछ भी हो सकते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नॉन शेड्यूल होता है लेकिन लाइसेंस चाहिए होता है, पहले दोनों में लाइसेंस चाहिए, तीसरे में कुछ नहीं चाहिए, ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कवर हो रहा है कुछ नहीं, लेकिन विलेज लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया है, इसका फ्लो चार्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का। रूरल अर्बन में डिवाइड कर दिया, रूरल को फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कर दिया। शॉर्ट टर्म वाला जो है उसको फर्दर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी में कर दिया। अर्बन को स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसे डिवाइड कर दिया। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो बेसिकली एमएसएमईज और इंडिविजुअल जो रिटेल लोन्स हैं उनको करते हैं, कहाँ पर, नॉन रूरल लोकेशन में, मतलब कि शहरी क्षेत्रों में। भाई अर्बन नाम ही उनके नाम में अर्बन आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रामीण क्षेत्र में क्यों करेंगे काम, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने अलग अपना सिस्टम बना रखा है। तो कोऑपरेटिव बैंक का आगे उन्होंने बताया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो सेकेंड शेड्यूल जो है आरबीआई एक्ट 1934 का उसमें ऐड रहते हैं। इनका जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ है, मतलब एनडीटीएल जो है वो 100 करोड़ से बढ़ा करके 200 करोड़ कर दिया गया, कब, 2003 में। ये ध्यान रखिएगा, 100 से अब आज के डेट में फिलहाल 200 चल रहा है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। मल्टी स्टेट का मतलब होता है कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट हो, ऐसे एमपी और यूपी में ऐसे कई वैसे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, जो दोनों स्टेट्स को गवर्न कर रहे हैं। तो ऐसे जो होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी गवर्न किए जाते हैं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं किए जाते हैं। और जो सिर्फ एक स्टेट में रेगुलेट हो रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होता है वो शेयर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का शेयर इशू करता है, ठीक है, हालांकि जो कमर्शियल बैंक होता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी का शेयर इशू करता है। इसका रीज़न ये भी है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट में चले जाते हैं, इसलिए भी ये भी एक रीज़न है। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनमें जो एक शेयर होल्डर होता है उसका एक वोट होता है, चाहे उसके कितने भी शेयर हों, ठीक है, जितने भी शेयर उसने शेयर होल्डर ने होल्ड कर रखे हैं उसके अलावा भी एक ही वोट माना जाएगा। जो कमर्शियल बैंक है उसमें जो वोटिंग राइट है शेयर होल्डर का वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, ठीक है, जिसके ज़्यादा वोटिंग राइट, जिसके ज़्यादा शेयर्स हैं उसके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा होंगे। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में, और कमर्शियल बैंक में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। रोल ऑफ फिनटेक और टेकफिन्स क्या है, नियो बैंक जो इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो इंडस्ट्री है इसमें बेसिकली वो कंपनीज मानी जाती हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो उनको क्या बोलते हैं, फिनटेक। आजकल बहुत ये टर्म बहुत प्रचलित है। फिनटेक क्या करता है, यूज़र फ्रेंडली प्रोवाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि लेस टेकी सेवी हैं, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा
टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो ईजी और लोअर कॉस्ट पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल काम में निपटा सकें। टेक फिन्स क्या होता है? टेक फिन्स का मतलब होता है जो बड़ी टेक फर्म्स हैं उनको, जो बड़ी लार्ज कंपनीज हैं टेक्निकल, उनसे बात करी गई है, जिनकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? डिजिटल सर्विसेज। एग्जाम्पल बताया है उन्होंने बिग टेक कंपनीज का, जैसे ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, ये सब टेक फिन्स में आते हैं, ये फिनटेक में नहीं आते हैं। अब जैसे ऐसा समझ लीजिए आप कि आपका फॉर एग्जांपल जैसे ओला है, ठीक है, ओला है या फ्लिपकार्ट है, ये सब भी तो अब फाइनेंशियल चीज़ों में उतर रहे हैं ना, तो इनको टेकफिन्स बोलेंगे, इनको फिनटेक नहीं बोलेंगे। फिनटेक आप किसको बोलेंगे? फिनटेक आप बोलेंगे पेटीएम को, जिसका काम ही ये है। और सोशल जैसे व्हाट्सएप भी अब ट्रांजेक्शन करने लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिनटेक हो, वो टेकफिन माना जाएगा। ये डिफरेंस है टेकफिन और फिनटेक में, ऐसा समझ लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ये देखिए नीचे एग्जाम्पल दिए, फिनटेक क्या होगा? पेटीएम हो गया, टेकफिन क्या होगा? जीपे। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, जीपे। इनका मेन काम ये सर्च इंजन था, लेकिन ये अब पेमेंट सिस्टम में भी आ गया गूगल पे, लेकिन पेटीएम प्रॉपरली फिनटेक ही है, ठीक है। 80% जो यूपीआई है वो ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहे हैं? लगभग जीपे और पेटीएम के थ्रू हो रहे हैं, ये बताया उन्होंने, मोटा मोटा डेटा दिया है। नियो बैंक क्या है? नियो बैंक का मतलब बेसिक क्या होता है? डिजिटल ओनली बैंक्स, ठीक है। ये जो बैंक्स होते हैं, ये देखा जाए तो ये आरबीआई से एक तो रेगुलेट नहीं है पहले, ठीक ठीक है। दूसरा क्या है कि इनके इनके जो रेगुलर बैंक हैं उनसे उनके टाइप अरेंजमेंट्स होते हैं जो इन्हें रेगुलेट करते हैं और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। ये देखा है तो नियो बैंक्स कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ डिजिटली सब काम कर रहे हैं। ये इनका ये नया कॉन्सेप्ट है, रिसेंट कॉन्सेप्ट है ये। पेमेंट इकोसिस्टम क्या है? इंडिया में जो पीएसएस एक्ट है वो आप याद कर लीजिए, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, जिससे सारा का सारा जितना भी पेमेंट संबंधित सब चीज़ें हैं वो 2007 का जो एक्ट है उसी के द्वारा गवर्न हो रहा है। पीएसएस यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ये ध्यान कर लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? जो पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये करीब 60% जो है टोटल नॉन जो ट्रांजेक्शन्स हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वो इसमें इसके थ्रू होते हैं, चेक और ड्राफ्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करिएगा वॉल्यूम के हिसाब से, और अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका परसेंट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 11%। ये आपको बताया जा रहा है कि कितनी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, नॉन डिजिटल की बात करी जा रही है। जो CTS है यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये 2010 वाला चलता है, ये ध्यान रखिएगा। CTS 2010 स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, ये कभी कभी पूछा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आरबीआई द्वारा बताया गया कि मिड 80s और अर्ली 90s में टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ये नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह जो है ये सब। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या होता है? ईसीएस क्रेडिट। ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट, इस दो चीज़ें होती हैं। तो बैंक ने इंट्रोड्यूस किया ईसीएस क्रेडिट स्कीम कब? 1990 में, जिससे कि बल्क और रिपीटेटिव पेमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड पेमेंट हो गया। भाई सैलरी हर महीने आपको देनी है, ठीक है। अब कोई कंपनी है, उसको मान लीजिए 5000 लोगों को हर महीने सैलरी देनी है, तो 5000 एंट्री उसको करनी पड़ेंगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस आया। कि इसमें क्या करते हैं कि कंपनी ने एक बार अपने ऑर्डर्स दे दिए हैं, तो अब उसको हर महीने ऑटोमेटिकली सैलरी वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ईसीएस क्रेडिट, और 5,000 लोगों के खाते में सैलरी पहुंच जाएगी। इसी प्रकार ईसीएस डेबिट भी होता है, अभी आगे वो भी डिस्कस करेंगे। उसमें इसका उल्टा हो जाता है, कई जगह से अगर पैसा आना है एक खाते में, जैसे कि बिल वगैरह जो होते हैं, बिजली बिल वगैरह होते हैं ना, वो सब, ये देखिए आ गया ईसीएस डेबिट। तो ईसीएस डेबिट ये भी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी स्कीम। ये क्या है? रिपीटेटिव कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी कंपनीज। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल, भाई बिजली का बिल जमा एक अकाउंट में हो रहा है, लेकिन जमा करने वाले तो पूरी पॉपुलेशन, मान लीजिए 10,000 लोग जमा कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने ईसीएस डेबिट का प्रोसेस शुरू कर दिया, जिससे कि वो लोग जमा कर रहे हैं, रिपीटेटिवली भी होता रहे और बिना किसी हैसल के वो उस अकाउंट में पहुंच जाए। नेफ्ट के बारे में आप लोग को पता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसमें डिस्कस करने की आवश्यकता कोई नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए ये 24/7/365, मतलब 365 दिन 24 घंटे 7 दिन चलता है। कब से शुरू किया गया ये 24 घंटे वाली फैसिलिटी? 16 दिसंबर 2019 से। जो नेफ्ट है उसके लिए कोई अमाउंट नहीं होता है। आरटीजीएस के लिए आपको पता है कि 2 लाख से ऊपर चाहिए, लेकिन नेफ्ट के लिए कोई अमाउंट नहीं है, उसके लिए कितना भी अमाउंट होगा तो चल जाएगा। जो आरटीजीएस है उसमें बताया गया है कि 2 लाख से ऊपर का अमाउंट रहता है, रियल टाइम होता है, ग्रॉस बेसिस पे। नेफ्ट क्या होता है? बैचेस में चलता है, जैसे आज के डेट में आधे आधे घंटे के बैचेस होते हैं, लेकिन आरटीजीएस ग्रॉस टाइम पर होता है और रियल टाइम पर होता है। अभी प्रोसेस करो तुरंत पेमेंट पहुंच जाएगा, और एक बार फाइनल हो गया पेमेंट तो इरिवोकेबल होता है, यानी पैसा वापस नहीं आ सकता। ये मार्च 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और वैल्यू इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है? 2 लाख। सीलिंग वैल्यू यानी अपर लिमिट कोई नहीं है। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम।
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। थैंक यू सो मच।